टी खत्म, तो यहाँ पे हो गया 700%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 700%। मतलब टूल की लाइफ 700% इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100। ठीक, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जितने भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको 30+ क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको इसमें दूंगा इस लेक्चर में, ये इस क्वेश्चन में जितने भी लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, वो ईएस का पेपर हो, गेट का पेपर होगा, एई का पेपर होगा, मैंने उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके इस सीरीज को लेके आया हूँ। और मैं आपको आज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जितने भी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में सब करा दूंगा। 90% जितने भी क्वेश्चन होंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के वो इसी में से आएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है कि आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 मशीनिंग का अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का पूरा थ्योरी उसमें आपको सिखा दिया। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूरा अच्छे से आप सीख जाएंगे। मैंने उसमें सभी एंगल्स का यूज, अपनी लाइफ इक्वेशन क्या होती है, जो हमारा टूल होता है उसकी एक इक्वेशन होती है, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। उसमें जितने भी आप थ्योरी बस एक बार देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीमे धीमे हार्ड क्वेश्चन को बढ़ेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे जो हमारे न्यूमेरिकल पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन द रिलेशन वी टी की पावर एन इक्वल टू सी द वैल्यू ऑफ एन फॉर कार्बाइड टूल इज। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। अब पूछता है कि एक रिलेशन है हमारा वी टी की पावर एन इक्वल टू सी, उसमें एन की वैल्यू क्या होगी फॉर द कार्बाइड टूल। तो आपको इसका ऑप्शन मालूम है तो तुरंत आप इसका ऑप्शन बता दीजिए। मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देते जाइए। और जो इस वीडियो को बिना सोल्यूशन देकर सॉल्व करते आ रहा है, समझ लो उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सारे क्वेश्चन उसको आते हैं, उसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल थ्योरी क्लियर है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन होती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको नहीं समझ में आता है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका मशीनिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आज ये। आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लास्ट तक इस वीडियो में रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.25, 0.25 से 0.4 और 0.4 से 0.55। पहली बात ये आप समझिए कि जो हमको वी टी की पावर एन इक्वल टू सी दिया हुआ है, वी टी की पावर एन इक्वल टू सी दिया हुआ है, ये आखिर होता क्या है। ये हमारा होता है टेलर्स लाइफ ऑफ इक्वेशन। किसका लाइफ? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा होता है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। मैं इसको आपको ज्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में 1 घंटे का वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इसमें खाली हम सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर हिट करेंगे, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है। तो इस टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन में हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है फॉर कार्बाइड टूल्स। मतलब कार्बाइड टूल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, कार्बाइड टूल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी। तो जो वहां एन होता है, ये हमारा होता है टेलर्स का एक्सपोनेंट, ये होता है हमारा टेलर्स का एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको अपने को याद रखना है। और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एन है टेलर्स का एक्सपोनेंट है, किस पे डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको मेरे वीडियो के इस वीडियो में आप लोग ये बताइए कि टेलर्स का एक्सपोनेंट किस पे डिपेंड करता है। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, चलो अब देखो टेलर्स का एक्सपोनेंट होता है एन होता है। कार्बाइड टूल के लिए क्या होता है, जो मैंने आपको सिखाया था एन की वैल्यू, तो मैं फिर से यहाँ पे आपको एन की वैल्यू सब सिखा देता हूं। तो एन की वैल्यू अगर 0.05 से 0.1 जाती है तो ये हमारी होती है हाई कार्बन स्टील की। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें कुछ प्लस माइनस 0.05 का अंतर हो सकता है। तो आपको जो एग्जाम में वैल्यूज देगा, आपको थोड़ा सा रेंज में लेके उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसका आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया 0.05 से 0.1 हाई कार्बन स्टील के लिए। उसके बाद 0.1 से लेके 0.2 होगी, ये होगी हमारी हाई स्पीड स्टील के लिए। थर्ड हमारा है 0.2 से 0.4 कार्बाइड्स के लिए, जो हमको एग्जाम में दिया हुआ है, जो हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा 0.4 से 0.6 होता है हमारा सिरेमिक्स के लिए, और उसका हमारा होता है 0.7 से लेके 0.9 डायमंड या सीबीएन के लिए।
डायमंड्स या सीबीएन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एन की वैल्यू 0.05 से 0, ये आपको सभी को अच्छे से बाई हार्ट याद रखना है, कभी भी किसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर पेपर में उसने ये वैल्यू पूछा था, तो ठीक है। तो टोटल 5 वैल्यूज है, आपको याद रखना है। 0.05 से 0.1 हाई कार्बन स्टील, 0.1 से 0.2 हाई स्पीड स्टील, 0.2 से 0.4 कार्बाइड्स, 0.4 से 0.6 सिरेमिक, 0.7 से 0.9 डायमंड और सीबीएन, ठीक है। तो हमको जो एग्जाम में दिया था ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, 0.1 0.2 तो होगा नहीं, क्योंकि 0.1 से 0.2 हमारा है हाई स्पीड स्टील। सेकंड हमारा 0.2 से 0.25, 0.2 से 0.25 मतलब 0.2 से 0.4 के बीच का रेंज दे दिया, मतलब यहाँ पे दे दिया इसने 0.2 से 0.25। तो ये हमारा कार्बाइड का हो सकता है, बट हमको सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.25 से 0.4, तो वो भी हमारा इसी के बीच में लाई करता है, 0.25 से 0.4। तो ये भी आंसर हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है। लेकिन जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0.2 से 0.25 हम उसको लेके चलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.2 से 0.25 फॉर दी कार्बाइड्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को हमेशा रेंज याद रखना है, और जो फर्स्ट वाला रेंज देगा लोअर लिमिट देगा, जो उस वैल्यू का लोअर लिमिट देगा उसको हमको आंसर देना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिला बी ऑप्शन 0.2 से 0.25, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड। जो मतलब इस को देखिए 4 ऑप्शन दिया है, रेक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल और लिप एंगल। तो इसका ऑप्शन जिसको आता है तुरंत लिख दे मेरे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी ऑप्शन हो तुरंत लिख दो, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा हो प्लीज देखिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बोलता है द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फिगर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने उस वीडियो में। देखिए कैसे बनता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये इसकी लाइन होती है, और ये ऐसे होता है, और ये होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। कैसे कोई कंफ्यूजन? तो बोलता है द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल। तो ये हो गया हमारा फेस, टूल का फेस हमारा ये हो गया बेसिकली, इसको हम फेस बोलते हैं टूल का, ये वाला जो हमारा फेस होता है फेस, एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल। तो ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा बेस, कटिंग टूल का बेस ये होता है। तो इस बेस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन होगी हमारी, और ये टूल का फेस ये हो गया हमारा। तो ये एंगल पूछा है आपसे, मतलब टूल का फेस और लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल। तो ये जो एंगल बनेगा मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। ये कौन सा एंगल होता है? ये होता है हमारा बैक रेक एंगल। तो ये होता है हमारा बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम देखेंगे तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो दिया हुआ है इसमें रेक एंगल। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन देते जाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं इस 30+ में, ठीक है। जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन आ रहा होगा द टाइप ऑफ टूल यूज ऑन लेथ, शेपर एंड प्लेनर। शेपर, लेथ और प्लेनर में कौन सा टाइप ऑफ टूल हम इस्तेमाल करते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, 2 पॉइंट कटिंग टूल, 3 पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट। इसका सबसे आसान क्वेश्चन, सबको इसका आंसर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द रिलेशन between tool life t and cutting speed v is v t power n is equal to constant. In this relation the value of n depends upon। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, अभी मैंने आपको सिखाया था कि वी टी की पावर एन इक्वल टू सी, ये हमारा टूल का टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन होती है। इसमें जो एन होता है ये हमारा होता है, क्या होता है? टेलर्स का एक्सपोनेंट होता है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, यही हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने आपसे बताया हुआ था कि एन की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है जो हमारा टूल का मटेरियल होता है, जो टूल का मटेरियल होता है इस पे हमारी एन की वैल्यू डिपेंड करती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ एन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टूल मटेरियल, मतलब वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स ऑन द टूल मटेरियल।
ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ। ये फिफ्थ बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये न्यूमेरिकल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए और इस न्यूमेरिकल को अपने से लगाइए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। बोलता है इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद अ सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग अ टेलर एक्सपोनेंट ऑफ 0.25, if the cutting speed is half then tool life will become half, 2 times, 8 times, 16 times। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके बस इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है, VT पॉज n इक्वल टू C वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर दिए और अपने से एक बार क्वेश्चन को लगाने का ट्राई कर दिए, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और जिसने भी इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। ठीक है, देखो हमारा सोल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद ए सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग अ टेलर एक्सपोनेंट, मतलब n की वैल्यू आपको दिया हुआ है। n की वैल्यू कितना दिया है, 0.25। ठीक है, n की वैल्यू दे दिया है और पूछता है इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ देन टूल लाइफ विल बिकम, मतलब ये आपको सेकंड केस बना के दे दिया है। सेकंड केस में क्या बोलता है कि हमने कटिंग स्पीड को आधा कर दिया है तो टूल लाइफ क्या हो जाएगी। हम फर्स्ट केस मान के चलेंगे, यहाँ पे इनिशियली हम मान लेंगे जैसे VT पावर n इक्वल टू C होती है हमारी, तो इसमें हम V हमारी होती है कटिंग स्पीड और T हमारा होता है टूल की लाइफ। तो आपको V1 दिया हुआ है, मान लो V1 आपको दिया हुआ है, V1 आपको दिया हुआ है V, तो V2 क्या बोल दिया उसने कि वो उसने टूल की स्पीड को हाफ कर दिया, मतलब V/2 कर दिया। और T1 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको T, और T2 आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, टेलर एक्सपोनेंट इज 0.25 इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ, मतलब V2 को हाफ कर दिया फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, और टूल लाइफ पूछा है आपसे। ठीक है, देखो कैसे इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। इसको हम मान लेंगे V1 T1 पावर n इक्वल टू V2 T2 की पावर n, मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस में C तो सेम रहेगा, C तो कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा दोनों केस में, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे हम। देखो V1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ठीक है, V पुट कर दिया। T1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, T की पावर n मतलब 0.25। ठीक, V2 और T2 कितना दिया है, V2 दिया हुआ है V/2, V2 हमको दिया है V/2 और T2 हमको निकालना है और ये 0.25 हो गया। ठीक है, अब इस V से इस V को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो T की पावर 0.25 है और T2 की पावर 0.25 है, तो यहाँ पे T2 को इसके नीचे ला के पावर को हम सेम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T/T2 0.25 इक्वल टू 1/2। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक मैथ में एक सिंपल सा रूल होता है, अगर मान लो A की पावर x है और B ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें मान लो ये A की पावर x को इधर ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है, ये हो जाता है A इज इक्वल टू B की पावर 1/x, मतलब जब इधर x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 में डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, ये छोटा सा मैथ का रूल है, वहीं पे इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये 0.25 था इधर इस पावर में, 0.25 को इधर लेके जाएंगे हम, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/0.25। किसी को दिक्कत है, तो यहाँ से ये हट गया, ये हट गया। अब देखो 1/0.25 को सॉल्व कैसे करना है, देखो 1/0.25, यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 100/25 और ये क्या होगा 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसकी वैल्यू क्या है फिर, इसकी वैल्यू हमारी हो गई 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। ठीक, और 1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ के तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा T2 इक्वल टू 16 ऑफ T, मतलब T2 जो हमारा सेकंड केस में T2 की वैल्यू मिलेगी वो फर्स्ट वाले टूल लाइफ के 16 टाइम्स हो जाएगी जब हम वेलोसिटी को हाफ कर देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में है क्या क्या ऑप्शन दिया है आपको। ऑप्शन नंबर A हाफ, ऑप्शन B 2 टाइम्स, ऑप्शन C 8 टाइम्स, ऑप्शन D 16 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही होगा 16 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ASA सिस्टम इफ द टूल सिग्नेचर इज 8, 6, 5, 5, 10, 15, 2 mm देन द साइड रेक एंगल विल बी 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री और 10 डिग्री। तो देखो टूल सिग्नेचर को याद करने के मैंने एक ट्रिक बताया था अपने लेक्चर में, वो ट्रिक यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। पहले ये जो ASA सिस्टम में आपको दिया है, बोला ASA सिस्टम में आपको बोला है, देखो ASA सिस्टम और ORS सिस्टम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
थोड़ा सा ट्विस्ट है ओआरएस सिस्टम में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमको ये ऐसे बोल रहा है कि ओआरएस बोल रहा है, ठीक है। इन दोनों को मैंने अच्छे से अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आप पूरा सिंगल पॉइंट करेंट टूल आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। अब बोलता है इसमें टूल सिग्नेचर आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 8, 6, 5, 5, 10, 15 और 2, ये आपको दिया हुआ टूल सिग्नेचर। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारे टूल सिग्नेचर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने को ये बात याद रखनी है, चाहे वो ऐसे सिस्टम हो चाहे वो ओआरएस सिस्टम हो, इन दोनों में 7 टूल एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब हम देखते हैं कि ये आखिरकार जो टूल सिग्नेचर होता है इसको याद कैसे रखना है। थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होती है, इसको याद करने का मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक याद किया था अपने लिए, आपको मैं वो सिखाता हूं। आपको याद रखना है इसको RRC करके, मतलब RRC। अब आप लोग बोलेंगे आर से रेक भी होता है, आर से दिलीप भी होता है, तो इसको कैसे याद रखना है। देखो उसको ऐसे याद रखना है, रेक छोटा होता है, दिलीप बड़ा होता है। तो पहले क्या आया, पहले रेक आया फिर दिलीप आया। तो पहले क्या आया, पहले रेक आया उसके बाद दिलीप आया, ठीक है। याद कर लीजिए, ये उसी से हमारा हो गया कटिंग एज एंगल, ये हो गया हमारा कटिंग एज एंगल, ठीक। अब इन सब में दो दो एंगल होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ फिगर बना के। इन सब में दो दो एंगल होते हैं। उन दोनों एंगल को याद करने की ट्रिक क्या है, या तो आप आई से याद कर लीजिए, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, पहले ई आया फिर एस आया। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, पहले ई आया फिर एस आया, ठीक है। तो इसमें भी ई एस होगा, इसमें भी ई एस होगा और इसमें भी ई एस होगा, मतलब ई एस ई एस ई एस, ठीक। बट आपको ये पता है कि रेक एंगल में ई से कोई एंगल नहीं होता, हमारा रेक एंगल में बी से होता है, मतलब बैक रेक एंगल। तो बस अपने को याद हो, काम बताऊं, यहाँ पे होगा बैक रेक एंगल, यहाँ पे होगा साइड रेक एंगल, ठीक है, ऐसे साइड, ई से यहाँ पे जाएगा बैक, ई से होगा एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ, और यहाँ से यहाँ पे होगा साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ, ठीक है। और ये हमारा हो गया एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, ये हो गया हमारा साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मैंने बताया था 7 एलिमेंट होते हैं। तो सातवां अपना होता है, सातवां एलिमेंट अपना होता है नोज रेडियस। क्या होता है, नोज रेडियस। तो ये 7 एलिमेंट अपने को याद रखने हैं, ट्रिक से अपने को याद रखना है, रट्टा मारोगे भूल जाएगा, कुछ कुछ कीजिए, ट्रिक बना लो अपने लिए, ठीक है। तो ये अपने पास होगा 7 एलिमेंट। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इसमें से साइड रेक एंगल कौन सा है। तो साइड रेक एंगल फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, मतलब सेकंड वाला एलिमेंट हमारा साइड रेक एंगल होता है, मतलब 6 डिग्री, 6 डिग्री इज आवर साइड रेक एंगल। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 डिग्री, 6 डिग्री इज द साइड रेक एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, अगला क्वेश्चन बोलता है टूल लाइफ ऑफ द कटिंग टूल इज मोस्ट अफेक्टेड बाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कटिंग स्पीड, टूल ज्योमेट्री, कटिंग फीड एंड डेप्थ, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल बीइंग कट। तो मैंने आपको बताया था कि टूल लाइफ जो हमारा होता है, जो हमारा टूल लाइफ होता है, टूल लाइफ पे बेसिकली 4 लोगों का अधिकार होता है। कौन, और उनका सीरियल वाइज अधिकार होता है, 4 लोगों का अधिकार होता है, उनका सीरियल वाइज अधिकार होता है। पहला हमारा होता है कटिंग स्पीड, फर्स्ट वन इज आवर कटिंग स्पीड, सेकेंड वन इज फीड, थर्ड होता है हमारा नोज रेडियस, और फोर्थ हमारा होता है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। तो ये इसका सीरियल वाइज है, कौन कौन से ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे टूल की लाइफ को। तो पहला इफेक्ट डालता है कटिंग स्पीड, उसके बाद फीड, उसके बाद नोज रेडियस, फिर आखिरी में आता है डेप्थ ऑफ कट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारा होता है कटिंग स्पीड, जो हमको टूल लाइफ पे मोस्टली इफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कटिंग स्पीड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है मेटल इन मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव्ड बाय, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन में इसमें से किस मेथड से या किस टेक्निक से मेटल को रिमूवल का टेक्स्ट प्लेस होता है। पहला है टीयरिंग चिप्स, दूसरा शेयरिंग द मेटल अक्रॉस ए जोन, थर्ड है डिस्टॉर्शन ऑफ मेटल, फोर्थ है कटिंग द मेटल अक्रॉस द जोन। तो देखो बेसिकली मान लो ये हमारा कोई मटेरियल हो गया, 3D भी दिखाता हूं मैं आपको कैसे इसको हम जानेंगे कि कौन सा हमारा इसमें कौन सा इफेक्ट होता है। ये हमारा हो गया मटेरियल। अब मान लो इसकी चिप्स निकल रही हूँ यहाँ से, इसको हमें यहाँ से इतना, यहाँ से टूल लगा के इसको हमें कट करना होगा, ठीक है। यहाँ से टूल लगाना है इसको हमको कट करने के लिए। जब टूल आगे बढ़ेगा तो ये चिप्स ऐसे निकलेंगी, तो ये ऐसे, ये हमारा चिप ऐसे हो जाएगा, ये मेटल हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा
चिप्स का फॉर्मेशन ऐसे होगा, यहाँ पे ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और ये टूल यहाँ पे आगे आ जाएगा, टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा हो गया टूल, ये हमारा हो गया टूल, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो जब ये टूल इसको आगे बढ़ के इसको कट कर रहा है तो यहाँ पे along द प्लेन कटिंग होती है। जब along द प्लेन कटिंग होती है उसको हम बोलते हैं shearing, उसको हम बोलते हैं shearing। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही होगा, shearing द मेटल अक्रॉस अ जोन, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, ये सिंगल पॉइंट हमारा टूल है उसमें आइडियली कौन सा एंगल होना चाहिए, तो आइडियली हमेशा याद रखो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आइडियली जीरो रेक एंगल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक एंगल, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रेक एंगल, सेकंड वन इज जीरो रेक एंगल एंड थर्ड वन इज नेगेटिव रेक एंगल। अब देखो जीरो रेक एंगल क्या होता है, इस जीरो रेक एंगल का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ है और उस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। देखो ये मान लो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो जो ऐसे बनता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो ये वाला हमारा होता है, ये एंगल हमारा होता है, ये इस एंगल को हम बोलते हैं रेक एंगल, ये होता है हमारा रेक एंगल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेक एंगल। और जब ये यहाँ पे बेस से नीचे ये आता है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। और जब ये सेम टू सेम इसी बेस पे जाएगा, मतलब ये ऐसे बनेगा टूल हमारा, ये होता है हमारा जीरो रेक एंगल टूल, जीरो रेक एंगल टूल, ठीक है। तो आइडियली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जीरो रेक एंगल टूल का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीरो रेक एंगल। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलता है द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल इज, मतलब ब्रास की मशीनिंग करने के लिए हम इसमें से किस रेक एंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा जीरो रेक एंगल टूल का, मतलब जीरो रेक एंगल का हम ब्रास की मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आया ना। ये सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्रेटर वियर अकर्स मेनली ऑन, क्रेटर वियर इसमें से किस पे होता है, नोज पार्ट, फ्रंट रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस ऑफ कटिंग टूल। ऑप्शन नंबर बी फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ओनली, ऑप्शन नंबर सी कटिंग एज ओनली, और ऑप्शन नंबर डी फ्रंट फेस ओनली। तो देखो मैंने ऑलरेडी क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं आपको पूरा फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा टूल हो गया, ये हो गया हमारा टूल, ठीक है, ये हमारा सिंगल पॉइंट टूल हो गया। देखो ये होता है हमारा रेक फेस, ये वाला फेस हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं रेक फेस, दिस इज आवर रेक फेस, और दिस इज आवर रिलीफ और फ्लैंक फेस। रिलीफ वो फेस या होता है या ये होता है फ्लैंक फेस, ठीक है। तो जो वियर रेक फेस पे होता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर वियर, क्रेटर वियर, ठीक है। और जो वियर यहाँ रिलीफ या फ्लैंक फेस पे होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैंक वियर, ठीक है, ये होता है हमारा फ्लैंक वियर। तो फ्लैंक वियर में ऐसे अलोंग द लेंथ होता है, यहाँ पे जो टूल की नोज के पास और फ्लैंक के एज पे ये वियर होता है, ये होता है हमारा फ्लैंक वियर। और रेक फेस पे ऐसे यहाँ छोटा सा डिप्रेशन बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्रेटर वियर। अब आते हैं क्वेश्चन में, अपने वापस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, फेस ऑफ द कटिंग टूल एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज, मतलब ये हमारा टूल का फेस है और कटिंग एज से शॉर्ट डिस्टेंस पे कौन सा वियर होता है, तो ये होता है हमारा क्रेटर वियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू रिटेन देयर हॉट हार्डनेस। अब आपको कुछ टूल की मटेरियल दिया हुआ है, इसमें बोला है किसकी टूल हॉट हार्डनेस को रिटेन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैं आपको ऑर्डर शो कर देता हूं कि किसकी एबिलिटी ज्यादा होती है हॉट हार्डनेस को सस्टेन करने के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारी एबिलिटी होती है टूल की बोराजन, जो ये टूल होता है हमारा, एक टूल का एक ये मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं बोराजन। आप लोग पता नहीं सुने कि नहीं सुने, बस आपको याद रखना है इस टूल की मटेरियल की हॉट हार्डनेस को सस्टेन करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा बोराजन, सेकंड नंबर पे आता है हमारा सिरेमिक, थर्ड नंबर पे आता है हमारा कार्बाइड,
और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सरमेट, सरमेट। तो ये अपना हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे बोराजन, सेकंड पे सिरेमिक, थर्ड पे कार्बाइड, थर्ड और फोर्थ पे सरमेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहले सरमेट है, फिर कार्बाइड है, उसके बाद सिरेमिक है, उसके बाद बोराजन है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन द नेगेटिव बैक रेक एंगल इज टू लार्ज देन, मतलब जब नेगेटिव बैक रेक एंगल ज्यादा लार्ज होगा तो क्या होगा, टूल बिकम वीकर, टूल बिकम स्ट्रॉन्गर, टूल बिकम स्मूथर और टूल बिकम हार्डर। तो ये अपना 13 क्वेश्चन होगा। क्या बोलता है, जब नेगेटिव बैक रेक एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये हमारा होता है नेगेटिव बैक रेक एंगल टूल। ठीक है, ये होता है हमारा नेगेटिव बैक रेक एंगल टूल, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब ये ज्यादा हो जाएगा, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा टूल का टिप ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब हमारा टूल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टूल बिकम स्ट्रांगर। क्योंकि देखो ये हमारा होता है, ये वाला एंगल हमारा होता है पॉजिटिव रेक एंगल, ये होता है हमारा पॉजिटिव रेक एंगल। तो यहाँ पे टूल की टिप देख रहे हो, यहाँ पे टूल की टिप जो है बहुत ही थिन है, मतलब थिन रहेगी इसके कंपेरिजन में। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेक एंगल। और जब इसी एंगल को जब स्ट्रेट कर देते हैं हम, तो ये होता है हमारा जीरो रेक एंगल। और जब इसको उठा देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाता है निगेटिव रेक एंगल। तो निगेटिव रेक एंगल ज्यादा रखने पे हमको टूल स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ चिप इन विड्थ डायरेक्शन इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मतलब जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था, अभी टूल हमारा वर्कपीस को कट करा था, तो अलोंग द विड्थ जो है, अलोंग द विड्थ जो है कौन से एंगल टूल की चिप को डायरेक्शन देता है, बेंडिंग को। मतलब द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ चिप इन विड्थ डायरेक्शन इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ऑप्शन नंबर ए बैक रेक एंगल, ऑप्शन बी साइड रेक एंगल, ऑप्शन सी रिलीफ एंगल या ऑप्शन डी कटिंग एज एंगल। तो देखो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ सभी ऑप्शंस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमको बोल रहा है बैक रेक एंगल, लेकिन हमको पता है कि जो बैक रेक एंगल होता है हमारा, बैक रेक एंगल जो होता है वो चिप के डायरेक्शन को फ्लो कंट्रोल करता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो, कंट्रोल्स डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो, डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो, चिप के फ्लो को डायरेक्शन को ये कंट्रोल करता है हमारा बैक रेक एंगल। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा। बट जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा साइड रेक एंगल, साइड रेक एंगल इसका ऑप्शन सही होगा, जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ चिप इन विड्थ डायरेक्शन। तो आप लोग सब इसका एप्लीकेशन याद रखिए। जो हमारा साइड रेक एंगल होता है, साइड रेक एंगल जो होता है हमारा, वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ चिप इन विड्थ डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो दिया हुआ है साइड रेक एंगल। बट देख लेते हैं कि ऑप्शन सी और डी क्या दिया है। ऑप्शन सी आपको दिया है रिलीफ एंगल। तो इसका क्या काम होता है, रिलीफ एंगल का एप्लीकेशन क्या होता है, इसका होता है कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है हमारा, कंट्रोल्स इंटरफेरेंस एंड द बीइंग एट टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस। मतलब यह जो है इंटरफेरेंस और टूल की रबिंग को कंट्रोल करता है वर्कपीस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मतलब इसका काम यही, देखो रिलीफ एंगल का काम ही यही है, उसको रिलीफ देना, टूल को रिलीफ देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी दिया कटिंग एज एंगल। कटिंग एज एंगल काम क्या होता है, कटिंग एज एंगल काम क्या होता है, इट अफेक्ट्स चिप फॉर्मेशन, टूल स्ट्रेंथ एंड कटिंग फोर्सेज इन वेरियस डिग्री। तो मतलब ये इस एंगल्स क्या होता है, ये अफेक्ट करता है हमको, अफेक्ट्स चिप फॉर्मेशन, टूल स्ट्रेंथ एंड कटिंग फोर्सेस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और बेसिकली अपना क्वेश्चन ये था कि कौन अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ चिप को विद डायरेक्शन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी साइड रेक एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है विच रेक एंगल विल गिव लार्ज फ्रिक्शन ड्यूरिंग द चिप फ्लो। कौन सा रेक एंगल हमको चिप फ्लो के समय में लार्ज फ्रिक्शन देगा।
पॉजिटिव बैक एंगल, नेगेटिव बैक एंगल, जीरो बैक एंगल या इक्वल इन ऑल केसेस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखो कौन सा हमको फ्रिक्शन ज्यादा देगा, तो सिंपल सी बात है, जिसको मतलब जब हमारा चिप फ्लो करेगा तो चिप के फ्लो करते के टाइम जो ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, जो फेस ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा वो लार्ज फ्रिक्शन देगा। तो आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है हमारा पॉजिटिव ब्रेक एंगल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। उसके बाद ये हो गया हमारा नेगेटिव, और ये हो गया हमारा नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जब चिप यहाँ से कट होगा और चिप यहाँ फ्लो हो जाएगी, चिप ऐसे निकल जाएगी, यहाँ कट होगा चिप ऐसे निकल जाएगी, जब यहाँ कट होगा और चिप ऐसे इसके साथ होते हुए जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेगेटिव ब्रेक एंगल। मतलब यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेगेटिव ब्रेक एंगल। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अपना अगला क्वेश्चन बोलता है फ्लैंक वियर अकर्स मेनली ऑन द। देखो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लैंक वियर क्या होता है और कहां पे होता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये बार बार क्वेश्चन को, खाली क्वेश्चन की जो सेंटेंस है उसको चेंज करके बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करके एग्जाम में आता है। तो आपको हर क्वेश्चन में आपको लाके दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्लैंक वियर अकर्स मेनली ऑन द। फ्लैंक वियर किस पे होता है? नोज पार्ट ऑफ द कटिंग टूल, front relief face and side relief face of the cutting tool, face of the cutting tool at a short distance from the cutting edge, या both option। तो मैं फिर आपको फिगर ड्रा करके दिखाता हूँ वाला अपना वियर वाला। देखो ये अपना फिगर था, तो फिगर ये था अपना, तो यहाँ पे था हमारा कौन सा? ये था हमारा क्रेटर वियर, ठीक है। और ये फ्लैंक फेस पे हमारा था फ्लैंक वियर, ये था हमारा फ्लैंक वियर, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? नोज पार्ट ऑफ द कटिंग टूल। तो यहाँ पे फ्लैंक वियर यहाँ पे होता था, ये अपना फ्लैंक वियर था, तो यहाँ पे ये नोज है, ये इसका नोज है, तो ये ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा कि नोज पार्ट में थोड़ा सा फ्लैंक वियर हमारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? फ्रंट रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। तो ये अपना रिलीफ फेस होता है, ये अपना रिलीफ फेस होता है, तो यहाँ पे भी हल्का सा वियर हो रहा है फ्लैंक वियर, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फेस ऑफ द कटिंग टूल एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज। कटिंग टूल का फेस ये है, शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ, तो ये हमारा होता है क्रेटर वियर। तो ये इसका ऑप्शन सी ऑप्शन गलत होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कटिंग टूल हैज अ नोज रेडियस ऑफ 1.8 mm। तो आपको ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं खाली आपको दे देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे से, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा लेक्चर नंबर 1 मशीनिंग का देख लीजिएगा। मैंने उसमें अच्छे से पूरा इस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ डिटेल में, और इसका फॉर्मूला और नोज रेडियस अच्छे से बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में खाली आपको दे देता हूँ, एज ए होमवर्क दे देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो लेक्चर देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कटिंग टूल हैज अ नोज रेडियस ऑफ 1.8 mm। एक कटिंग टूल है, उसका नोज रेडियस दिया है 1.8 mm। द फीड रेट फॉर द थ्योरेटिकल सरफेस रफनेस ऑफ RT इक्वल टू 5 माइक्रोन इज। मतलब आपको जो है नोज रेडियस दिया हुआ है 1.8 mm और आपको सरफेस रफनेस दिया हुआ है RT आपको दिया हुआ है 5 माइक्रोन्स, और आपको बोलता है फीड रेट निकालिए। फीड निकालना बस कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आप पूरा नोज रेडियस भी अच्छे से सीख जाएंगे और इस क्वेश्चन को भी आप लगा लेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, हाँ, बोलता है द रिलेशनशिप ऑफ द टूल लाइफ एंड द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज VT की पावर n इक्वल टू C। Which of the following is not true for this relation? ये क्वेश्चन आपका CGPSC AE में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका CGPSC AE में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए V इक्वल टू कटिंग स्पीड एंड T इक्वल टेम्परेचर। बस ऑप्शन नंबर ए सही आपको मिल गया कि ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि T से हमारा क्या होता है? VT की पावर n इक्वल टू C में T हमारा होता है टूल लाइफ, और यहाँ पे T क्या दिया हुआ है इन्होंने? यहाँ पे T दिया हुआ टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगला और सब ऑप्शन देखिए, बी वाला दिया हुआ है कटिंग स्पीड टूल लाइफ, ये होता ये सही है। टूल लाइफ डिक्रीज करती है हाई कटिंग स्पीड पे, ये भी सही है। सी जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू द कटिंग स्पीड दैट गिव्स टूल लाइफ ऑफ 1 मिनट, ये भी सही है। और इट इज नोन एज टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसके लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन बोलता है इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड द एक्सिस ऑफ टूल, मतलब साइड कटिंग एज और टूल की एक्सिस में जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या है। तो मैं आपको पूरा 3D व्यू में टूल का फिगर बना के एंगल दिखाता हूं आपको। इस एंगल का मतलब क्या है देखो, पहले आपको मैं टूल बना के दिखाता हूं। ये हो गया हमारा टूल, ठीक है, ये हो गया हमारा टूल और ये हो गया इसका बैक रेक साइड रेक एंगल। अब बोलता है द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द एक्सिस ऑफ टूल। तो अपनी देखो ये अगर मैं टूल को मैं बना के दिखाता हूं तो ये हमारा होता है कौन सा, ये हमारा होता है साइड रेक एंगल, ये होता है हमारा साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल ये होता है साइड रिलीफ एंगल और ये होता है साइड रेक एंगल, ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना। तो एक्सिस ऑफ द टूल मान लो, या तो ये मान लो इसको कि एक्सिस ऑफ टूल ये है हमारी, टूल की एक्सिस इसको मान सकते हैं आप एक्सिस ऑफ द टूल। ये हो गई आपकी एक्सिस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गई या आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ठीक है। और इस टूल की एक्सिस में और साइड कटिंग एज में मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड द एक्सिस ऑफ टूल। तो आपकी दो एक्सिस होगी टूल की, ये होगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और ये होगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि साइड कटिंग एज कौन सा है। तो ये अपनी होती है, ये वाली जो एज होती है अपनी, ये वाली एज जो होती है ये होती है हमारी साइड कटिंग एज, ये वाली होती है हमारी साइड कटिंग एज, ठीक है। ये साइड कटिंग एज होती है और एक होती है हमारी इंड कटिंग एज, EDGE, ये होती है हमारी इंड कटिंग एज, ये वाली होती है हमारी इंड कटिंग एज, इंड कटिंग एज, ठीक। तो आपसे पूछता है साइड कटिंग एज में और टूल एक्सिस में कौन सा एंगल बनेगा। तो ये टूल एक्सिस के पैरेलल ये वाली एक्सिस होती है, तो इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये अपना होता है साइड कटिंग एज एंगल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि इंड कटिंग एज में और टूल की एक्सिस में कौन सा एंगल बनता है तो वो बनता है इंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाई डज क्रेटर वियर स्टार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप। फिर से देखिए क्रेटर वियर से और फ्लैंक वियर से बार बार क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते जाता है, क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करके फिर दे देता है। तो फिर उसने वही किया है, ये क्वेश्चन हमारा RPSC JEE में आया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा RPSC AE का क्वेश्चन आया था, ये हमारा RPSC AE का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना है कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डज क्रेटर वियर स्टार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप। टूल टिप से कुछ डिस्टेंस क्यों हमारा होता है क्रेटर वियर, मतलब ये हो गई हमारी टूल टिप, यहाँ पे होता है हमारा क्रेटर वियर, यहाँ पे ही क्यों होता है वो ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है टूल स्ट्रेंथ इज मिनिमम एट दैट रीजन, कटिंग फ्लूइड कैन नॉट पेनिट्रेट दैट रीजन, टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन दैट रीजन, या स्ट्रेस ऑन रेक फेस इज मैक्सिमम एट दैट रीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट दैट रीजन। क्योंकि देखो जब ये टूल चिप को कट करता है, मान लो ये हमारा वर्कपीस है, ये टूल की चिप निकल रही है ऐसे, और ये हमारा हो गया हमारा टूल का बेस, ठीक है। ये आपको जब ये टूल चिप ऐसे निकलती है ना, तो ये टूल की चिप थोड़ा ऐसे जाती है, कर्व होके जाती है यहाँ पे ये, तो हमारा टूल जो है ऐसे हमारा होता है, टूल हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल का ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन बोलता है, ये हमारा टूल का टिप है, ये टूल का टिप है, और क्रेटर वियर यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्रेटर वियर यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे चिप से और टूल के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिससे कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट दैट रीजन। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से टूल का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए क्रेटर वियर यहाँ पे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। क्या बोलता है, यूजिंग द टेलर्स इक्वेशन v t की पावर n इक्वल टू c, calculate the percentage increase in tool life when the cutting speed is reduced by 50%, assume n इक्वल टू 0.5 and c इक्वल टू 400। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को लगा के देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। तब तक इस क्वेश्चन को मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करो आप लोग इसको, वीडियो पॉज कर दो, अच्छे से आराम से धीमे से
बिल्कुल स्लोली स्लोली सॉल्व करो, प्रोसीड करो, सीख जाओगे। और नहीं सीखते हो डरो मत, मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको सिखा दूंगा। When the cutting speed reduced by 50%, मतलब 50% रिड्यूस, उसने स्पीड को रिड्यूस कर दिया, तो n की वैल्यू दिया है आपको। इसने n की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और c की वैल्यू दिया हुआ है 400। ठीक है, तो आपको दो केस बना के इसमें दिया। फर्स्ट केस में हमको एज्यूम करना है, फर्स्ट केस में क्या एज्यूम करना है कि v1 की वैल्यू v है और t1 की वैल्यू t है। ठीक है, सेकेंड केस में उसने क्या किया, कटिंग स्पीड को 50% रिड्यूस कर दिया, मतलब 0.5 t कर दिया। तो मतलब सेकेंड केस में v2 की वैल्यू उसने कर दिया है 0.5 टाइप्स ऑफ v, और आपसे t2 पूछ रहा है। t2 बेसिकली वह t2 नहीं पूछ रहा है, वह पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज द टूल लाइफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आपसे t2 नहीं पूछा, वो आपसे कितना परसेंट इंक्रीज कर गया टूल लाइफ, वो पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो c जो ये दिया हुआ, c बेसिकली इसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, तो vt की पावर n इक्वल टू vt की पावर n हम जो है इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा v1 t1 की पावर n इक्वल टू v2 t2 की पावर n। मतलब v1 हमको दिया हुआ है v और t1 हमको दिया हुआ है t और हमको n दिया हुआ है 0.5। ठीक है, और v2 हमको दिया हुआ है 0.5 टाइम्स ऑफ v और t2 हमको निकालना है, t2 की वैल्यू हमको दिया हुआ है n की वैल्यू दिया 0.5। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, वही सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, थोड़ा सा ट्विस्ट है खाली। यहाँ पे t है, यहाँ पे t2 है, 0.5 पावर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे t बाई t2 कर देंगे और 0.5 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो गया। अब मैंने बताया था 0.5 को यहाँ से हटा के यहाँ लेके आना है, तो यहाँ पे हम लाएंगे, तो यहाँ से हम इसको हटा के 0.5 को हटा के 1 डिवाइड बाई 0.5 कर देंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1 डिवाइड बाई 0.5 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये सॉल्व होकर यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t। तो ये हमारा आ गया t2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ t। बट वह आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल में देखो परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे वो, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो फाइनल कितना आया अपना, फाइनल आया 4t, तो फाइनल आया 4t माइनस इनिशियल था t डिवाइड बाई t मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू ये हो गया 3t डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइड बाई 100, तो t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 300%। 300% इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 300%। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसका मेन पार्ट था, ये अपने को याद रखना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड द एंड कटिंग एज इन द टॉप सरफेस प्लेन ऑफ टूल क्या होगा। देखो बैक रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज एंगल। भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को फिर से समझो। आप लोग इस क्वेश्चन सॉल्व, इसको हटाता हूं। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी से आपको ये भी लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था ना कि साइड कटिंग एज कौन सी है और एंड कटिंग एज कौन सी है, बताया था ना मैंने अभी आपको, बस उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये ऐसे हमने टूल ड्रॉ किया ऐसे हमने, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऐसे होगा। अब बोलता है एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड द एंड कटिंग एज। मैंने बताया था आपको ना, ये वाली कटिंग एज हमारी होती है साइड कटिंग एज मतलब SCE, और ये वाली हमारी होती है एंड कटिंग एज मतलब ECE। ठीक है, अब आपसे इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को हम बोलते हैं नोज एंगल। नोज एंगल, ठीक है, नोज एंगल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, नोज एंगल। ठीक है, समझ में आया ना, अच्छा लगा ना वीडियो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास अभी। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है द क्रेटर वियर ऑन रेक फेस ऑफ द टूल इज ड्यू टू। फिर से क्रेटर वियर क्वेश्चन आ गया आपके सामने और क्रेटर वियर क्वेश्चन को फिर से घुमा के बोला है। देखो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस। सेकेंड एब्रेसिव एक्शन ऑफ पाउडर्ड चिप एट द चिप टूल इंटरफेस।
थर्ड, एब्रेसिव एक्शन ऑफ द पाउडर्ड चिप्स एट द टूल वर्क इंटरफेस। फोर्थ, डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन तो नहीं होता है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन टूल और वर्क इंटरफेस। टूल और वर्क जब होता है तो हमारा फ्लैंक वियर होता है, क्रेटर वियर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 को ध्यान देते हैं। जब चिप और टूल के बीच में इंटरफेस होता है तो जब वहां फिक्शन होता है तब हमारा होता है क्रेटर वियर, क्योंकि ये हमारा टूल रहता है, ये टूल का हमारा रेक फेस होता है, ये हमारा रेक फेस होता है और चिप यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करती है। चिप ये होती है हमारी चिप, ये होता है हमारा टूल। तो टूल और रेक फेस के मतलब टूल और चिप के बीच में जो इंटरफेस होता है उसके कारण से होता है हमारा क्रेटर वियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी, एब्रेसिव एक्शन यहाँ पे होता है, एब्रेसिव एक्शन भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। मतलब इसका फर्स्ट वाला पॉइंट भी सही है और सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा जिसमें हमको फर्स्ट पॉइंट भी दिया हुआ है और सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉजिटिव बैक रेक एंगल। मतलब अगर हम पॉजिटिव बैक रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं एक ऑप्टिमम लेवल। देखो इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे होता है ऑप्टिमम लेवल इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे बोलता है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉजिटिव बैक रेक एंगल। तो अगर हम पॉजिटिव बैक रेक एंगल को इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिक्रीज। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ टूल इंक्रीज। पॉइंट नंबर 3, टूल की लाइफ इंक्रीज कर जाएगी। पॉइंट नंबर 4, पावर रिक्वायर्ड डिक्रीज कर जाएगा। देखो अगर हम क्या कहते हैं पॉजिटिव बैक रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं तो टूल की स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है भाई लोग। टूल की स्ट्रेंथ डिक्रीज क्योंकि हमारा ये होता है पॉजिटिव बैक रेक एंगल। तो यहाँ पे देखो टूल की हम यहाँ टूल को शार्प करते जा रहे हैं, टूल को हम शार्पनेस बढ़ाते जा रहे हैं टूल की हम, तो उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ समय बाद कम हो जाएगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसका सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ टूल इंक्रीजेस, नहीं डिक्रीज करेगी। टूल की लाइफ इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है, हमारे टूल की लाइफ जो है इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे चैटर वैटर नहीं होगा। तो एक ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाने पे टूल की लाइफ इंक्रीज करती है, एक ऑप्टिमम लेवल तक इंक्रीज करने पर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4, पावर रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, सही, हमारी पावर भी कम लगेगी, हमको चिप को मतलब वर्क पीस को मशीन करने में पावर भी हमारी कम लगेगी क्योंकि यहाँ पे टूल जो है बहुत ही शार्प है, हमारा टूल बहुत ही शार्प होगा, बहुत ही आसानी से हमारा वर्क पीस कट हो जाएगा, मतलब मशीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट भी सही है, थर्ड पॉइंट भी सही है और फोर्थ पॉइंट भी सही है। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, 3, 4 और 1। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द एंगल बिटवीन द रेक फेस फ्लैंक ऑफ द टूल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द कटिंग पॉइंट टू द बेस टूल इज नोन एज इंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ एंगल या बैक रेक एंगल। तो इसको ऐसे आंसर नहीं देंगे हम, इस फिगर को ड्रॉ करेंगे पहले अच्छे से, फिर इसका आंसर देंगे हम। देखो क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से टूल का, अपने जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन का अपने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका साइड व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइड व्यू इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा और ये हो गया साइड व्यू। ठीक है, बोलता है रेक फेस फ्लैंक ऑफ द टूल एंड, तो ये हमारा होता है रेक फेस, ये वाला हमारा होता है रेक फेस। किसी को दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ये होता है हमारा रेक फेस। ठीक है, और फिर रेक होता है लेकिन यहाँ फ्लैंक बोल दिया तो ये फ्लैंक इसको लेंगे हम, क्योंकि यहाँ इसने फ्लैंक बोल दिया, रेक फेस फ्लैंक ऑफ द टूल, तो इसने यहाँ फ्लैंक बोल दिया तो हम इसको फ्लैंक वर्ड ले लेंगे। एंड द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द कटिंग पॉइंट टू द बेस ऑफ द टूल, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द कटिंग पॉइंट टू द बेस ऑफ द टूल, मतलब यहाँ पे कटिंग पॉइंट है और इसका बेस है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है इसने। मतलब ये लाइन जो है जब इसको साइड व्यू में देखेंगे तो ये हमारी होगी ये लाइन, ये हमारी लाइन परपेंडिकुलर लाइन है टूल के बेस के परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पे हमने इसको देखा और ये फेस फ्लैंक फेस बोला, मतलब ये वाला फ्लैंक फेस बोल रहा है, ये वाला मतलब इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था साइड व्यू में, ये वाला एंगल हमारा होता है साइड रिलीफ एंगल, ये एंगल हमारा होता है साइड रिलीफ एंगल। तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा वो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है
विद एन इंक्रीज इन लिप एंगल, मतलब लिप एंगल हमारा ये होता है, इसका ऐसे बनाते हैं हम, ये होता है हमारा लिप एंगल, ये होता है हमारा लिप एंगल, ठीक है, ये होता है हमारा लिप एंगल, ठीक। अब क्या बोलता है, विद एन इंक्रीज इन लिप एंगल कीपिंग साइड रेक एंगल कांस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ टूल। भाई लिप एंगल को हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, लिप एंगल को इंक्रीज करेंगे, मतलब यहाँ पे शार्पनेस जो है कम तो करते जाएंगे, यहाँ पे हम शार्पनेस तो कम करेंगे लेकिन टूल की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते जाएंगे इनडायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि टूल की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ ए लार्ज नोज रेडियस ऑन द टूल। मतलब आपको बोल रहा है कि अगर नोज रेडियस लार्ज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा, क्या कहते हैं इस पे, टूल पे। देखो पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिटोरिएट्स द सरफेस फिनिश। सेकंड, इट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर। थर्ड, इट इंप्रूव द टूल लाइफ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नोज रेडियस से कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारा टूल पे। देखो देखो मान लो ये हमारा नोज रेडियस है, अगर जैसे जैसे हम नोज रेडियस इंक्रीज करेंगे, ये हमारा नोज रेडियस है, जैसे जैसे नोज रेडियस को एज नोज रेडियस इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम नोज रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या फर्क होता है वो देखो। पहला है कॉन्टैक्ट लेंथ बढ़ेगी हमारी, पहली बात हमारी जो कॉन्टैक्ट लेंथ है, कॉन्टैक्ट लेंथ बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, टूल एंड वर्कपीस के बीच में जो कॉन्टैक्ट लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। जब वो इंक्रीज करेगी हमारी तो मशीनिंग का फोर्स इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग का फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा। जब मशीनिंग का फोर्स इंक्रीज कर जाएगा उससे हमारा वाइब्रेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, वाइब्रेशन भी उससे हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो मतलब चैटर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर, पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर भी इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट नंबर 2 सही है इसका, मतलब आपको 3 पॉइंट दिया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 2 सही हो गया। थर्ड बोलता है इंप्रूव द टूल लाइफ, तो जैसे जैसे नोज रेडियस बढ़ाएंगे तो टूल की जो थिकनेस है वो और इंक्रीज कर जाएगी, तो हमारी टूल लाइफ भी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब थर्ड वाला पॉइंट भी सही है। फर्स्ट वाला क्या है कि इट इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिटोरिएट द सरफेस, ऐसा कुछ नहीं, सरफेस फिनिश का ऐसा कुछ नहीं कि पहले इंक्रीज करेगा फिर इसको डिटोरिएट कर देगा, तो ये हमारा पॉइंट गलत है। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें बोलता है 2 एंड 3, जिसमें बोलता है 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है in the single point cutting tool the angle between end cutting edge and axis of tool is known as, मतलब मैंने बताया था आपको ना, जब end cutting edge और टूल की एक्सिस में एंगल पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे end cutting edge एंगल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, end cutting edge एंगल, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजिंग टेलर्स इक्वेशन VT पावर n इक्वल टू सी, what is the percentage increase in tool life when the cutting speed is reduced by 75%? tool life exponent is 2/3। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसका कि ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिया है, प्लीज आप अपने से इसको लगाने का ट्राई करिए, तब तक मैं इसको आपको सोल्यूशन आपको मैं इसका देता हूं, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में आपको दे दिया कि हमको कटिंग स्पीड को 75% रिड्यूस करना है, मतलब सेकंड केस में हमारा v की वैल्यू 75% कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 0.25, मतलब 25% ही बचेगी। तो यहाँ पे भी 2 केस बनाना है अपने को। पहली बात आपको n दिया हुआ है कितना, 2/3, ठीक। फिर बोलता है फर्स्ट केस में हमने मान लिया v1 को मान लिया v, और v2 जो है जब 75% रिड्यूस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा 0.25 टाइम्स ऑफ v, ठीक है। T1 हमको दिया हुआ है T और T2 हमको दिया हुआ है कुछ नहीं, T2 हमको निकालना है। अब हम बेसिकली हमें T2 नहीं निकालना, हमें परसेंटेज में निकालना है, वो मैं आपको सिखाता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, फिर से आपको मैं इसमें सिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको सॉल्व करना है, भाई सेम फंडा है, v1 T1 की पावर n इक्वल टू v2 T2 की पावर n। तो v1 कितना दिया है, v दिया हुआ है, T1 हमको T दिया हुआ है और n की वैल्यू दिया हुआ है 2/3, ठीक है। इक्वल टू v2 कितना हो गया 0.25 टाइम्स ऑफ v, और T2 हमको निकालना ही ये फाइनली है v, और ये हो गया 2/3, ठीक। अब यहां से v को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये t को एक साथ लेके आएंगे, तो t डिवाइडेड बाई T2 की पावर कितना हो गया 2/3 इक्वल टू 0.25, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे।
अब इसको हमें सॉल्व करना है, 0.25 को भी हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको 0.25 को, जब 0.25 को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं 0.25, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 100 से हमको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25/100, मतलब ये हो जाएगा 1/4, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक। मैंने बताया था ना अभी आपको, जब 2/3 को इधर लेके जाना होगा तो हमें इसको उल्टा कर देना, मतलब यहाँ पर 3/2 लिख देंगे और यहाँ से हमारा 2/3 हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है 1/4, इसको हमें सॉल्व करना है 1/4 की पावर 3/2। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1/4 की पावर 1/2, फिर इसकी पावर हमारी है 3, मतलब ये 1/4 का अंडर रूट बोल रहा है, तो 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, ये होगा 1/2 और इसकी पावर होगी हमारी 3। तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, ये हो जाएगा हमारा 1/8, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमको क्या मिला, 1/8 मिल गया, ठीक। तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, T2 हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स ऑफ T, 8 टाइम्स ऑफ T, ये हो गया हमारा T2 की वैल्यू। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है अभी। परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं कैसे हम, परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है अभी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनल क्या है हमारे पास, फाइनल हमारे पास है 8t, फाइनल हमारा हुआ 8t माइनस इनिशियल 30 डिवाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारा 7t डिवाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ t से t खत्म, तो यहाँ पे हो गया 700 परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 700%, मतलब टूल की लाइफ 700% इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया सबको इजली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए कटिंग टूल कैन बी डिजाइनेटेड एज 5, 8, 12, 9, 25, 53, 0.2 mm ORS। अब देखो यहाँ पे ORS सिस्टम दे दिया है, तो आपसे इसमें पूछता है नॉर्मल रेक एंगल क्या होगा। तो जिसको ORS सिस्टम आता है वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, जिसको नहीं आता वो प्लीज सीखे, मेरे साथ सीखिए ORS में क्या होता है, और ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखो ORS में हल्का सा ट्रिक होता है, ORS में फिर से मैं सिंपल से सिर्फ लिख देता हूँ ORS में क्या क्या होता है। देखो ORS में क्या क्या होता है, पहला एलिमेंट हमारा होता है इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, ये होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट हो गया हमारा इंक्लिनेशन एंगल। सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड हमारा होता है साइड रेक एंगल, साइड रेक एंगल। थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा होता है साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। फोर्थ हमारा क्या होगा, फोर्थ हमारा होगा इंड रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ एंगल। फिफ्थ हमारा क्या होगा, फिफ्थ हमारा होगा इंड कटिंग एज एंगल, इंड कटिंग एज एंगल। सिक्स्थ वन इज लेमडा, मतलब अप्रोच एंगल, ये होता है हमारा अप्रोच एंगल। और ये होता है हमारा नोज रेडियस, नोज रेडियस, मतलब फर्स्ट वन इज आवर इंक्लिनेशन एंगल, सेकेंड वन साइड रेक एंगल, थर्ड वन इज साइड रिलीफ एंगल, फोर्थ इंड रिलीफ एंगल, फिफ्थ इंड कटिंग एज एंगल, सिक्स्थ अप्रोच एंगल और सेवन इज नोज रेडियस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल रेक एंगल क्या होगा, मतलब नॉर्मल रेक एंगल, तो ये मतलब साइड रेक एंगल की ही बात करें, मतलब सेकेंड एलिमेंट बोले तो 5 के बाद हमको 8 दिया हुआ है, तो 8 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 डिग्री। 8 डिग्री इज द नॉर्मल रेक एंगल इन ORS सिस्टम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी विल गेट बेटर चिप फ्लो, पॉजिटिव बैक रेक एंगल, नेगेटिव बैक रेक एंगल, जीरो बैक रेक एंगल और सेम। मतलब इसमें से किसमें सबसे चिप फ्लो सबसे अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें किसमें अच्छा होगा, आपको फिगर से दिखाता हूँ शो करके। देखो ये हो गया हमारा पॉजिटिव बैक रेक एंगल टूल, ये हो गया हमारा जीरो बैक रेक एंगल टूल और ये हो गया हमारा नेगेटिव बैक रेक एंगल टूल, ठीक है। ये अपने पास 3 एंगल टूल हो गए, ठीक। तो इसमें से किसमें पूछ रहा है चिप फ्लो किसमें अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, ये हमारा वर्क पीस होगा, यहाँ पे चिप ऐसे निकल फ्लो कर जाएगा, यहाँ पे भी चिप ऐसे निकल के फ्लो कर जाएगा, बट यहाँ पे चिप जो है टूल के साथ साथ चलेगा, तो मतलब सबसे अच्छा इसमें गैप मिलेगा इसमें। तो पॉजिटिव बैक रेक एंगल टूल में हमारा चिप का फ्लो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो टोटल मैंने क्वेश्चन आपको
कवर करा दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।